हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को देखने जा रहे हैं विद दिस बुक दैट इज एनसीईआरटी निचोड़ बाय नीट खाखा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द टिश्यूज। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन एंड द मेन मेटाबॉलिक वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। सो 3 मेन तरह का एक्सक्रीशन होता है दैट इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरेकोटेलिक। First one is ammonotelism, process of excretion of ammonia, that is NH3. So what are the examples of ammoniotelic animals? Answer is aquatic invertebrates, aquatic insects, bony fishes, aquatic amphibians. अब अगर तुम ये सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो तो एक वर्ड कॉमन मिलेगा दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक बोनी फिशेज आर ऑल्सो एक्वेटिक, एक्वेटिक एम्फीबियंस। सो एक्वेटिक वर्ड यहाँ पे कॉमन है। ये पता चलता है दैट द प्रोसेस ऑफ अमोनोटेलिज्म रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए ये सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में ही देखने को मिल रहा है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स तुमको अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए। पॉइंट, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। अमोनिया इज readily soluble in water and is excreted by diffusion through body surface or gill surface in fishes as ammonium ions. मीन्स अमोनिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है सो उसके एक्सक्रीशन के लिए हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का ज़रूरत होता है। एंड ammonia is readily soluble in water, so it is excreted by diffusion. Keyword is diffusion, either through body surface or through gill surface in fishes. And the form of excretion is as ammonium ions. Next important line is that kidneys do not play any significant role in its removal. So ammonotelism में kidney का कोई भी important role नहीं होता. Next, ureotelism, process of excretion of urea. Example of ureotelic animals are cartilaginous fishes. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दैट अमोनोटेलिज्म हमें देखने मिलता है बोनी फिशेज में और जो हमारा यूरियोटेलिज्म है वो देखने मिलता है कार्टिलेजिनस फिशेज में। इसको ध्यान में रखना, इससे बहुत ही बार क्वेश्चन आया और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर नेगेटिव भी किए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, टोड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट, एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स लाइक एलिगेटर्स एंड टर्टल्स एंड मैमल्स। तो सबके एग्जाम्पल्स तुम्हें बहुत अच्छे से ही रटे होने चाहिए। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। मतलब हमारे लिवर में अमोनिया का कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में और यूरिया को एक्सक्रीशन के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, इसलिए यूरियोटेलिक एनिमल को एक्सक्रीशन के लिए मॉडरेट क्वांटिटी में वाटर का डिमांड होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अगेन एन इंपॉर्टेंट लाइन। And the last type of excretion is urecotelism. It is the process of excretion of uric acid. It is water insoluble or less toxic. In fact, least toxic. So जो हमारा uric acid होता है वो water insoluble होता है और सबसे minimum amount में toxic होता है. So water is not needed for excretion. The example of uricotelic animals are insects, some land crustaceans, land snails, land reptiles, and birds. Ureotelism and urecotelism are needed for water conservation. Next topic is some excretory organs in animals. First one is protonephridia, also known as flame cells. It is found in flatworms, rotifers, some annelids and cephalochordates. Protonephridia are primarily for osmoregulation. Protonephridia का रोल होता है primarily in osmoregulation और ये सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन इज नेफ्रीडिया. इट इज फाउंड इन annelids. It helps in removal of nitrogenous wastes and osmoregulation. So osmoregulation में सारे ही organs का रोल है। देखो प्रोटोनेफ्रीडिया का भी, नेफ्रीडिया का भी और माल्फिजियन टिब्यूल्स का भी। इस माल्पीजियन और माल्फिगियन जो भी तुम प्रोनाउंस करो, टिब्यूल्स। In insects, it helps in the removal of nitrogenous wastes and osmoregulation. Okay, and antennal or green glands. It is found in crustaceans like prawns. And the last one is kidneys, which is found in higher animals. So our next part is human excretory system. So it includes kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. So kidney हमारे पास 1 pair होता है, ureters again 1 pair, urinary bladder 1 and urethra 1. Now structure of kidney. So ये बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पे दिया गया। ये सारा डेटा तुमको एज इट इज़ याद होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। First, kidney is reddish brown and bean-shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae. Very important question. What is the anatomical location of kidney? So answer is it is located between the levels of last thoracic and third lumbar vertebrae. Length, it is 10 to 12 centimeter long. Width 5 to 7 centimeter and thickness 2 to 3 centimeter. Average weight 120 to 170 grams. Again 120 to 170 grams.
It is enclosed in a tough 3-layered fibrous renal capsule. On the concave side of kidney, there is an opening, that is hilum or hilus, through which blood vessels, nerves, lymphatic ducts and ureters enters the kidney. So ये हमारा किडनी का कॉन्केव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है. सो जो कॉन्केव साइड होता है वहाँ पे एक ओपनिंग होता है जिसको हम कहते हैं हाइलम और हाइलस. तो ये पार्ट जो तुम देख रहे हो ये हमारा हाइलम और हाइलस है. इसके थ्रू बहुत सारे डक्ट्स एंड नर्व्स का एंट्री होता है. सो किस किस चीज़ का एंट्री होता है? blood vessels, nerves, lymphatic vessels and ureters. Again I repeat, blood vessels, nerves, lymphatic vessels and ureters. ये किडनी में एंटर करते हैं थ्रू हाइलम और हाइलस, which is present on the concave side of kidney. Hilum leads to funnel-shaped cavity called renal pelvis with projection called calysis. So हाइलम के बाद जैसे ही तुम अंदर आओ तो एक एरिया तुमको मिलता है रीनल पेल्विस. ये हमारा हाइलम था और हाइलस था. इसके जस्ट अंदर हम आए तो हमको क्या दिखेगा? रीनल पेल्विस. ये हमारा रीनल पेल्विस है. देखो यहाँ मार्किंग किया हुआ है विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलाइसिस. और इसके कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हर मेडुलरी पिरामिड की तरफ जाते हैं. ये हमारा मेडुलरी पिरामिड है तो हर मेडुलरी पिरामिड की तरफ रीनल पेल्विस का कुछ एक्सटेंशन जाता है जिसको हम कहते हैं कैलाइसिस. अ किडनी हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. Medulla has few conical projections called medullary pyramids or renal pyramids projecting into the calycis. Cortex extend in between the medullary pyramids as renal columns or column of Berdine. So जो cortex है ये हमारा cortex है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स. तो जो मेडुलरी पिरामिड्स है उसके बीच में भी कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट आ गया है और उसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीन. नेक्स्ट नेफ्रॉन्स. सो व्हाट आर नेफ्रॉन्स? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जैसे कि सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, सिमिलरली नेफ्रॉन जो है वो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो हर नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज रीनल टिब्यूल. फर्स्ट पार्ट इज ग्लोमेरुलस. It is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole. Now what is afferent arteriole? A fine branch of renal artery. Again, a fine branch of renal arteries. So glomerulus हमारा बस एक tuft of capillaries होता है जो कि afferent arteriole से बनता है. Blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole. जो glomerulus है उसमें blood आता है through afferent arteriole and exit करता है through efferent arteriole. Next part of nephron is renal tubule. नेफ्रॉन का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट था. ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, और सेकंड है हमारा रीनल टिब्यूल. तो जो ग्लोमेरुलस के बाद जो भी बच गया हमारा टिब्यूल, ये सारा जो टिब्यूल तुम येलो कलर से देख रहे हो वो हमारा है रीनल टिब्यूल. सो इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेंस कैप्सूल विच इंक्लोजेस द ग्लोमेरुलस. तो जो रीनल टिब्यूल है उसका फर्स्ट पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल. ये है बोमेंस कैप्सूल जो कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो रीनल टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट है हमारा बोमेंस कैप्सूल. Now very important point, glomerulus plus Bowman's capsule is called Malpighian body. ये हमारा glomerulus है और ये हमारा Bowman's capsule है. बस इतने पार्ट को that is glomerulus plus Bowman's capsule is called Malpighian body. ये क्वेश्चन में बहुत बार ही नीट में आ चुका है that what are the components of Malpighian body. तो तुमको ये याद होना चाहिए. The tubules continues with proximal convoluted tubule that is PCT, Henle's loop and distal convoluted tubule DCT. तो ये जो हमारा रीनल टिब्यूल है उसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल. नेक्स्ट वो कंटिन्यू होता है पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल. हेनलीज लूप इज हेयर पिन शेप्ड. इट हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स. तो जो हेनली लूप होता है वो हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है. उसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है. दोनों का ही अपना एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे. The DCTs of many nephrons open into a collecting duct. Collecting duct extend from cortex to inner part of the medulla. They converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calycis. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं, जैसे ये इस नेफ्रॉन का डीसीटी है, वैसे ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है हमारे एक किडनी पे. तो बहुत सारे जो नेफ्रॉन है उनका डीसीटी, सबका डीसीटी एक कॉमन डक्ट में ओपन होगा जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. एंड अगेन द कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला. और ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट बना ये कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला, मतलब ये कॉर्टेक्स है ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मेडुला में एक्सटेंड करेगा. क्या एक्सटेंड करेगा? कलेक्टिंग डक्ट. So it extends from the cortex to inner part of medulla. They converge and open into renal pelvis through medullary pyramid in the calycis. Finally, medullary pyramid में जो भी calycis है, ये हमारा medullary pyramid है, इसके calycis से पास करते हुए वो सारा हमारा collecting duct renal pelvis में, मतलब इस एरिया में ओपन हो जाएगा. Again I repeat,
जैसे ये एक नेफ्रॉन है, इसका ये डीसीटी है, वैसे हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। सो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक डक्ट में ओपन होंगे जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये एक्सटेंड करता है, मतलब पास करता है कहाँ से, कॉर्टेक्स से मेडुला, और फाइनली ये जो मेडुलरी पिरामिड है, सब में अपना अपना कैलाइसिस है, तो जो मेडुलरी पिरामिड है उसका कैलाइसिस से पास करते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ओपन होता है रीनल पेल्विस में, फिर वो वहाँ से चला जाएगा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड फाइनली यूरेथ्रा से वो हमारे बॉडी के बाहर चला जाएगा। सो ये था यूरिन का कंप्लीट पाथवे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एज इट इज़ याद होना चाहिए दैट कैसे यूरिन का पैसेज हुआ थ्रू पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड फाइनली इन द रीनल पेल्विस। नेक्स्ट, माल्फिगियन बॉडी दैट इज रीनल कॉर्पस्कल। अगेन तुमको ये दोनों नाम ध्यान में होना चाहिए दैट माल्फिगियन बॉडी को ही हम रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। और माल्फिगियन बॉडी होता क्या था, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। Therefore, Malpighian body or renal corpuscle, PCT and DCT are situated in the renal cortex and loop of Henle's dips into the medulla. So ये सारे पार्ट, ये corpuscle, PCT और DCT हमारा cortex में होता है, loop of Henle है वो medulla में dip करता है। The efferent arteriole forms a fine capillary network that is peritubular capillaries around the renal. जो हमारा efferent arteriole है, ये रहा हमारा efferent arteriole, ये form करता है a fine capillary network that is peritubular capillaries around the renal tubule. मतलब ये इफरेंट आर्टेरियोल ये पूरे रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक कैपिलरी का ऐसा नेटवर्क बनाता है जिसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जो अभी हम आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलीज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। यही जो हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, इसका एक छोटा सा पार्ट जो कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड लूप ऑफ हेनली, उसको ही हम कहते हैं वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा हमारा कोई नया पार्ट नहीं है, वो इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक छोटा सा पार्ट है जो कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड लूप ऑफ हेनली। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है बट इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सो इसको ध्यान में रखना। फर्स्ट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो दीज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आर इन मेजोरिटी, दैट इज अराउंड 85%. In this, the Henle's loop is short and extend only very little in the medulla. तो इसका जो Henle's loop होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, वो बहुत ही शॉर्ट होता है और वो मेडुला में बहुत ही लिटिल एक्सटेंड करता है, मतलब वो मेडुला के बहुत अंदर नहीं जाता, वो थोड़ा सा ही एक्सटेंड करता है मेडुला में। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का 3 इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट, ये मेजोरिटी होता है 85%। सेकंड, इसका लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होता है और वो मेडुला में बहुत ही अंदर तक नहीं जाता। एंड थर्ड, इसमें वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा और अगर प्रेजेंट है तो हाईली रिड्यूस्ड होगा। सो ये 3 बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। एंड द सेकंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये हमारा माइनॉरिटी में होता है, दैट इज अराउंड 15%। इन दिस हेनलीज लूप इज लॉन्ग एंड रन्स डीप इन द मेडुला एंड वासा रेक्टा प्रेजेंट। सो जैसे इसमें 3 इंपॉर्टेंट बात थे, वैसे इसमें भी है। फर्स्ट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारा मिनिमम होता है, दैट इज माइनॉरिटी में होता है, सिर्फ 15%। इसका हेनलीज लूप बहुत ही लंबा होता है और वो मेडुला में डीप तक जाता है। एंड थर्ड, इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। सो इसको तुम एक कॉलम बना के दोनों में डिफरेंसेस के फॉर्म में याद कर लेना। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन, उसके सारे स्टेप्स, मैकेनिज्म ऑफ किडनी फंक्शन एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच।